तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमने 11th में पढ़ा है, सॉरी 9th में पढ़ा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के 11th में पहुंचा दिया था मैंने, 11 से 10th तक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने वहां पढ़ा, उसमें हमने सारी चीजें देखी थी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं। एक चर वाला जैसे जिसमें x या x हो या जिसमें y हो, इसमें वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं? वेरिएबल्स जो होते हैं यानी कि चर किन्हें कहते हैं? यहाँ पे x यानी कि अल्फाबेट जो होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको चर कहा जाता है ना। और अचर पर जिनमें अल्फाबेट नहीं होते, वो सारा एक्सप्रेशन जो है 9th में दिया हुआ पूरा कि वेरिएबल्स में अल्फाबेट होते हैं a b c p q r ये सब है ना, और नॉन अल्फाबेट वो सब है। एक्सपोनेंट भी तुमने किए थे, यानी ये मतलब बहुपद की घात है ना, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, वो भी चीजें इसमें की थी तुमने। उसके बाद अब ये तो एक चर वाले थे जिसमें x था, अब हमारे पास आ गए यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें x भी होगा और y भी होगा। इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों के क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं पता चलता। अगर वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि यार ये किसका क्वेश्चन है, तो वहां हम किसी से कर सकते हैं। हम चाहे तो इस वाले मेथड से कर सकते हैं x y से, हम चाहे तो x से कर सकते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण तब बनेगी जब एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई होगा, यानी x अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी x स्क्वायर बनेगा, y अगर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी y स्क्वायर बनेगा। और ये तो दो चर वाले हैं, यानी कि ये तो x y दोनों रहेंगे। इन दोनों में केवल डिफरेंस ये है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसमें केवल डिफरेंस ये पता चलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो गुणा करने के लिए बोलता है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या इतनी तो दूसरी कितनी होगी, इस तरह से, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है। और यहाँ वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है। तो इससे पता चल जाता है हमें कि यार किसका क्वेश्चन है। नहीं तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स का मतलब है इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या हो गया? जैसे देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x + 3y = 6, ऐसी कुछ भी हो सकती है। 2x + 3y + 6 = 0, 3x + 7y - 2 = 0, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है हमारे पास, है ना। तो इसका एक समीकरण का मानक रूप होता है अतः लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है इसकी, ठीक है। इसकी जनरल फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कह सकते हैं ax + by + c = 0। ये है द्विघात समीकरण का, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ax + by + c = 0। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? a, y का गुणांक b, और अचर पद है c, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c, ठीक है। ये दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण है। इसके जनरल फॉर्म ये है, अगर वो बोले कि मानक रूप लिखिए, दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ax + by + c = 0 है, ठीक है। इसको नोट कर दो, फिर करा जाएगा। अब है देखो इसके बाद ये थे दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें अगर हम माना, हमारे पास एज्यूमिंग माना तो लीनियर इक्वेशन b a1x + b1y + c1 = 0 इसी के रूप की होंगी, क्योंकि ax + by + c होती हैं, ध्यान से देखना।
A1x बड़े अच्छे चैप्टर हैं, बड़े इजी चैप्टर हैं, ठीक है। 10th की मैथ जो है बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी मैथ है, बहुत अच्छी मैथ है 10th की, ठीक है। जैसे 9th की मैथ थी ना तो सब ऐसे लग रहा था ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो अब 10th की मैथ जो है बहुत अच्छी मैथ है, मजा आता है एक क्वेश्चन को करने में। 10th 11th 12th की मैथ अच्छी मैथ है ना। तो दो इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और दूसरी है a2x plus b2y plus c2 equal to, ये दो इक्वेशन है। अब इसमें कुछ केस बनेंगे। नंबर फर्स्ट, यदि a1 upon a2, अगर a1 upon a2 का मान जो है b1 upon b2 के बराबर आ जाए, यानी कि छोड़ो पहले वाली बताता हूं, यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, ध्यान से समझना फॉर्मूला है ये। a1 upon a2 का मान अगर b1 upon b2 के बराबर ना आए तो हमें c1 upon c2 निकालने की जरूरत नहीं है। c1 upon c2, a1 upon a2 इक्वेशन में पता चल जाएगा। a1 upon a2 का मान अगर b1 upon b2 के बराबर ना आए तो फिर हमें c1 upon c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसी समीकरण युग्मों का नंबर फर्स्ट अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय का मतलब है जिसका केवल एक हल होगा, दूसरा हल नहीं होगा। ये सॉल्व होती है इक्वेशन, ठीक है। नंबर सेकंड, अगर ऐसा कट जाए तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा सब। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और नंबर थर्ड, अगर ऐसा आता है तो फिर संगत हल होंगे, क्योंकि एक हल है इसका। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब आ का मतलब नहीं और द्वितीय का मतलब दूसरा, जिसका दूसरा नहीं है लेकिन एक तो है, इसके दो नहीं है एक तो है लेकिन, तो जब एक है तो संगत है, मतलब उसके साथ ही रहेगा ना, तो संगत हल, संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। तो इसके कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन आए तो ये तीन, इसके तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर नंबर सेकंड है, इफ a1 upon a2 का मान b1 upon b2 के बराबर आ जाए, आइला दोनों बराबर आ गए, a1 upon a2 और b1 upon b2 दोनों इक्वल आ गए, तो तब हम c1 upon c2 भी निकालेंगे। अगर वो नहीं इक्वल आया, c1 upon c2 बराबर नहीं आया, तो पहले इसे नोट करो फिर बताता हूं, ठीक है। तो अगर सपोज a1 upon a2 और b1 upon b2 और c1 upon c2 इस तरह से हो कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तब नंबर फर्स्ट, भाई लास्ट वाला कट गया, यहां तक सॉल्यूशन हो रहा था ना, अब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका कोई हल नहीं होगा, समीकरण युग्म होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। नंबर सेकंड, अगर नो सॉल्यूशन है, फिर दूसरा हमने क्या बताया था उसमें, प्रतिच्छेद करते हुए ना, हाँ इसमें देखो रेखाएं जो है संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं, सॉरी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं, ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। नंबर थर्ड, हल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, असंगत हल नहीं है, क्योंकि संगति, क्योंकि कोई भी हल नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, ठीक है, तो असंगत हल होंगे, यानी कि इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
नंबर थर्ड है इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सारे इक्वल आते हैं। अगर सारे इक्वल आते हैं तो नंबर फर्स्ट भाई मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल होंगे, बहुत सारे, क्योंकि सारे बराबर आते जा रहे हैं, अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन। नंबर सेकंड संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। संपाती का मतलब क्या है? कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। और नंबर थर्ड भाई जब बहुत सारे सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो हैं, तो इसलिए संगत हल होंगे, संगत हल होंगे, यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, इससे 3.2 होगी पूरी। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसे। आ रहा हूँ मैं अभी, रुकिए। चलिए देखिए, ये हो गए इसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे इसमें ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि से समीकरणों के हल। ठीक है, ग्राफ विधि से दो समीकरणों के हल। 9th में हमने किया था ग्राफ मेथड, किया था हमने ग्राफ विधि की थी, जिसमें एक समीकरण तीन होते थे हमें, और एक उससे हम ग्राफ बनाते थे और एक लाइन पड़ जाती थी ऐसे ऐसे। अब दो समीकरण है, और वो दोनों इक्वेशन जो है दोनों को दोनों जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी कटान बिंदु पे जो है वो आंसर हो जाएंगे, वही पॉइंट आते हैं। तो ग्राफ मेथड ये इंपॉर्टेंट है, यही जाता आता है एग्जाम में, ग्राफ याद आता है, इसके लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ में बताएंगे एक आध, बाकी तो वैसे बता देंगे नोट में, जैसे 9th में किया। नंबर सेकंड ग्राफिकल मेथड जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है वो पूरी इसमें है। तो एक है 2-4 क्वेश्चन है बस, बाकी तो हमें खुद बनाने पड़ते हैं, अपने आप लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन सारे। ठीक है, खुद देने पड़ते हैं। तो ग्राफिकल मेथड 3.2 में, फिर दूसरी आती है, दूसरी कौन सी है? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में 3 है, एल्जेब्रिक मेथड में 3 है। इसको कहते हैं बीजगणितीय विधि। ठीक है, बीजगणितीय विधि। एल्जेब्रिक मेथड में 3 है। सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसे, प्रतिस्थापन विधि, ये हम करेंगे। फिर सेकंड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। और नंबर थर्ड है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वज्र गुणन विधि। एक्सरसाइज 3.3 जो है इससे रिलेटेड है पूरी। एक्सरसाइज 3.4 जो है इससे रिलेटेड है पूरी। एक्सरसाइज 3.5 जो है इससे रिलेटेड है पूरी। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सरसाइज है 3.6, वो युग में बदलकर हल करना होता है। एक्सरसाइज 3.6 है जो, उसमें समीकरणों को युग्म में बदलकर
हल करना, सॉल्विंग द इक्वेशन in changing in pair of equation, इसमें बदल कर हल करना। अब जो हम ग्राफिकल में जब करेंगे, हमने 9 में किया हुआ है, अब उसका थोड़ा सा डबल हो जाएगा, पहले एक इक्वेशन होती थी, अब दो हो जाएंगे, ठीक है। अलजेब्रिक मेथड में प्रतिस्थापन नाम से बदल रहा, प्रतिस्थापन क्या है ये, सब्स्टिट्यूशन। किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, सब्स्टिट्यूट का जैसे बॉर्नवीटा था, बॉर्नवीटा की जगह फिर हॉर्लिक्स आया, हॉर्लिक्स की जगह फिर बूस्ट आया, फिर दुष्ट आया, तो यानी कितना है ना, तो ये एक सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि x की वैल्यू y में ट्रांसफर करना, y की वैल्यू x में ट्रांसफर करना, तब वैल्यू आएगी, ठीक है। तीसरा है विलोपन, एलिमिनेशन, सुना तो होगा। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना, बाहर कर देना, जैसे डीआईडी, लिटिल मास्टर, इनमें बहुत ज्यादा आता है कि एलिमिनेट हो गए, तो एलिमिनेट का मतलब बाहर हो गए, तो बाहर कर देना यानी कि x को या y को किसी एक को, ये सबसे इजी मेथड माना जाता है, और इक्वेशंस को हम इन फ्यूचर भी हम इसी से सॉल्व करेंगे, सबसे इजी है ये, है ना। फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टफ नहीं है, इजी भी नहीं है, तो इसको तो हम ज्यादा देखते हैं, बस आप सॉल्व करना ही है। और न्यूमेरिकल का हल करना अलग है 3.6। तो ये पूरा चैप्टर है आपके पास, पूरे चैप्टर में कितना करना है, ठीक है, नोट कर दो।